अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया हुआ था न्यूमोकोनियोसिस और उसमें मैंने आपको बताया था कि न्यूमोकोनियोसिस जो है ये इन्हेलेशन ऑफ द मिनरल डस्ट की वजह से होता है और इसमें 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स आती हैं। मोस्ट कॉमन टाइप्स होती हैं जिसमें सिलिका है, कोल है और एस्बेस्टॉस है और इसमें से जो कैंसर का रिस्क होता है वो एस्बेस्टॉस की वजह से होता है। इसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है कि जब भी हमारे लंग के अंदर जो है मिनरल डस्ट आ जाते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और कौन से डस्ट पार्टिकल्स हैं आपने याद रखना है कि अगर तो 5 से 10 माइक्रोमीटर से ज़्यादा बड़े होंगे ना, तो वो तो हमारी डिस्टल एयरवेज़ तक नहीं पहुँच सकते, इतने बड़े-बड़े पार्टिकल्स नहीं पहुँच सकते, ठीक है? और अगर 0.5 माइक्रोमीटर के हैं, वो इतने छोटे हैं कि वो कोई रिएक्शन नहीं स्टार्ट करवा सकते। तो कौन से ऐसे हैं जो आपको आना चाहिए, उन्होंने हाइलाइट भी किया हुआ है आपके लिए कि आपने याद रखना है, जो पार्टिकल्स का साइज़ 1 टू 5 माइक्रोमीटर का होता है ना, ये ज़्यादा डेंजरस होते हैं बिकॉज़ ये ईज़िली हमारे जो है डिस्टल एयरवेज़ में चले जाते हैं और उनकी जो बाइफरकेशन होती है, मतलब कि जहाँ पे ये 2 इस तरह से डिवाइड हो रहे होते हैं, ठीक है? पता है ना लंग्स के अंदर डिवीजन होती है, वहाँ पे जाके ये फँस जाते हैं, ठीक है? लॉज हो जाते हैं। तो ये 1 टू 5 माइक्रोमीटर आपने याद रखना है, ये वाली जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये मोस्टली हमारे पास जो है ना पैथोजेनेसिस में रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है? अब वो कह रहे हैं जो कोल्ड डस्ट होती है वो ज़्यादातर इनर्ट होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। सिलिका की अगर बात की जाए और एस्बेस्टॉस के, बेरिलियम की बात की जाए तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू कोल्ड डस्ट, ठीक है? और उनकी वजह से क्या होता है, फाइब्रोटिक रिएक्शंस हो जाते हैं। हम फाइब्रोटिक डिजीज़ेज़ पढ़े हैं ना, जिसमें से हमने इडियोपैथिक पढ़ ली कि जिसमें एनवायरमेंटल और जेनेटिक फैक्टर्स का मिला-मिलू के हमारे पास फाइब्रोसिस हो रही थी। लेकिन यहाँ पे हमारे सिरे से हमें पता है, हमें कॉज़ का पता है। इडियोपैथिक तो था ना, हमें कॉज़ का नहीं पता था, हम जो है वो कंसिडर कर रहे थे कि ऐसे-ऐसे होगा, जिसकी वजह से लंग खराब हो गया। यहाँ पे हमें कॉज़ का पता है कि डस्ट की वजह से जो है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में फाइब्रोटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? और उसकी वजह से फिर हमारी जो है मतलब हो जाती है अंदर प्रॉब्लम, ठीक है? अब वो होती क्या है कि जो पार्टिकल्स वहाँ पे आते हैं, मैक्रोफेजेस उनको पकड़ के खा लेते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये डस्ट पार्टिकल आया, इधर मैक्रोफेज था, उन्होंने पकड़ इसको फेगोसाइटोज़ कर लिया। मैक्रोफेजेस के अंदर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और पल्मनरी जो एल्वियोलर मैक्रोफेजेस पहले के वहाँ पड़े होते हैं, दीज़ आर द की एलिमेंट्स, ठीक है? इन्होंने फिर हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए कि याद रखना है आपने कि जो पल्मनरी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होते हैं, वो की एलिमेंट होते हैं इन द इनिशिएशन ऑफ द लंग फाइब्रोसिस एंड इंजरी, कि वो जो पहले से वहाँ पे पड़े हुए एल्वियोलर मैक्रोफेजेस हैं, वही जो है सबसे पहले वो खाने ही बैठे होते हैं वहाँ पे। वो तो इंतज़ार में होते हैं कोई चीज़ आए तो हम खाएँ, भूखे पड़े होते हैं। तो वही हमारे पास जो है मेन रोल प्ले करते हैं, ठीक हो गया? अब हमारे पास जो जो हमारे पास पार्टिकल्स आ जाते हैं, ये इन्फ्लेमोसोम को एक्टिवेट कर दिया, ये इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और आपको पता है जब भी मैक्रोफेजेस के अंदर पार्टिकल्स आ जाएँ तो वो फर्दर हमारे पास इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं और मैंने आपको दिखाया था कि मैक्रोफेजेस फाइब्रोब्लास्ट की प्रोलिफरेशन करना शुरू कर देते हैं और जब फाइब्रोब्लास्ट स्टार्ट हो जाते हैं तो वहाँ पे कोलेजन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? कुछ जो हमारे पास होते हैं ये इनहेल्ड पार्टिकल्स, जो हमने सैंड पार्टिकल्स देखे हैं, ये हमारे लिम्फेटिक्स में चले जाते हैं और वहाँ से हमारे पास जो है फर्दर जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास मतलब ये कि अब लोकल रिएक्शन एक्सटेंड होगा, क्यों? क्योंकि अब लिम्फेटिक्स में चला गया। उसके बाद इन्होंने एक और चीज़ हाईलाइट की है कि टोबैको स्मोकिंग वर्सन्स द इफेक्ट ऑफ, ये मैंने आपको जब पढ़ाया था ना लंग कैंसर, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि वैसे तो स्मोकिंग का रिस्क कैंसर का इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर साथ में पेशेंट को एस्बेस्टोसिस हो या हमारे पास वो ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर हो इन मिनरल डस्ट से, तो फिर ज़्यादा जो है लंग्स के अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ये हो गई इसकी पैथोजेनेसिस, ठीक है? अब हम सबसे पहले जो है कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस देखते हैं। अब इसमें ना हमारे पास कोल्ड वर्कर की ना 3 होती हैं आगे से फर्दर। एसिम्प्टोमेटिक होता है, मीन्स इसमें कोई सिम्पटम नहीं आएगा, ठीक है? दूसरा होता है सिंपल कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, ठीक है? और तीसरा होता है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ये 3 चीज़ें होती हैं। अब एसिम्प्टोमेटिक में क्या होता है, जब हमारा पार्टिकल बस अंदर आ जाता है, कुछ भी नहीं होता, अंदर बस पड़ा होता है, ठीक हो गया? इन विच पिगमेंट एक्यूमुलेट्स विद, ठीक है, विद नो रिएक्शन, कि बस पिगमेंट जमा होता जाता है, वो वाला जो कोल का होता है, काला होता है ना कोल, तो कोयला का वो जो पिगमेंट होता है वो उधर जमा होता जाता है, ठीक हो गया? अब जो हमारे पास दूसरी स्टेज आती है ना सिंपल कोल्ड वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, उसमें क्या होता है, हमारे मैक्रोफेजेस उनको खा लेते हैं, बस खा लेते हैं, आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो सिंपल में ये हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस होती है, जिसमें कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाता है, वही वाला कि मैक्रोफेजेस ने फर्दर हमारे फाइब्रोब्लास्ट को एक्टिवेट कर देना, उन्होंने फाइब्रोसिस स्टार्ट कर देना, पूरा लंग फाइब्रोसिस से भर जाएगा, ठीक हो गया? तो एसिम्प्टोमेटिक में क्या है, जस्ट हमारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, कोई मसला नहीं है, मैक्रोफेजेस ने भी नहीं उनको खाया हुआ। सिंपल में क्या होगा, मैक्रोफेजेस उनको खा लेंगे और जो प्रोग्रेसिव होगी उसमें हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाएगी। इसकी मैं पिक्चर आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद जी हमारे पास वो बता रहे हैं कि जो आपने कहा ना, आपको पैथोजेनेसिस इसलिए बताई है कि इसकी 3 हमारे पास फॉर्म्स होती हैं, क्योंकि इसकी मॉर्फोलॉजी पे इसी चीज़ पे होती है। जो हमारे पास एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होगी उसमें जस्ट आपको पार्टिकल्स पड़े हुए नज़र आएँगे। तो आपके पास सिंपल वाली स्टेज होगी, उसमें आपके पास जो है मैक्रोफेजेस आपको नज़र आएँगे
उनमें जो सारे पार्टिकल जमा होंगे उसको आप कहेंगे कोल मैक्यूल्स या कोल नोड्यूल्स, ठीक है। और जो तीसरी स्टेज होगी फाइब्रोसिस वाली, उसमें आपको फाइब्रोसिस नज़र आएगी। सिंपल सी इसकी मॉर्फोलॉजी है, ठीक है। तो इनहेल्ड हमारे पास जो होते हैं वो हमें मोस्टली जो मैक्रोफेजेस उन्होंने खाया होता है तो वही हमें नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। और वो कभी कभार हमें जो लिम्फेटिक्स में भी वो जो पार्टिकल्स होते हैं, कार्बन पिगमेंट होता है हमारे पास कोल के अंदर, वो हमें मिलता है। और कोल मैक्यूल्स और कोल नोड्यूल्स ये मोस्टली इसकी जो मॉर्फोलॉजी है उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा जी, तो थोड़ी सी पिक्चर्स देख लेते हैं हम, ताकि आपको थोड़ी सी रिलैक्स मतलब मज़ा आ जाए थोड़ा सा। अच्छा, सो पिक्चर्स जो है वो आप देख लें कि सिंपल न्यूमोकोनियोसिस जो है उसमें आपको क्या नज़र आएगा। उसमें आपको ऐसा लंग नज़र आएगा जिसमें क्या होगा कि मैक्रोफेजेस ने जो है उनको खाया होगा कोल पार्टिकल्स को, ठीक हो गया। और पल्मोनरी जो हमारे पास फाइब्रोसिस होती है, प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस होती है, कॉम्प्लिकेटेड जो हमारे पास केस होता है प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस में, उसमें आपको सारे लंग्स के अंदर फाइब्रोसिस नज़र आती है। तो ये डिफरेंस देख लें इसका। देखिए इसमें भी इन्होंने बताया हुआ है कोल हमारे पास जो कोयले की कान में काम खड़े होते हैं लोग, उनका नॉर्मल लंग ऐसा नहीं होता बल्कि ऐसा होता है, ठीक हो गया। तो ये हमें जो है इस तरह से देखें पूरा उसका एल्वुलाय जो है, सॉरी, ये पूरा एल्वुलाय देखें कि कोल पार्टिकल से भर गया हुआ है, ठीक है। लार्ज कैविटी लाइन विद द कोल पार्टिकल्स, ठीक है, काला हो गया हुआ है सारा, स्कारिंग होगी हुई है। और हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन होगी हुई है जिसकी वजह से क्या हुआ है कि इस तरह से गैस एक्सचेंज में प्रॉब्लम आ रही है पेशेंट को। फिर जनरल सिम्टम्स की बात करें न्यूमोकोनियोसिस की, तो उसमें क्या होगा, लंग्स के अंदर जब ये चीज़ें हो रही होंगी तो कफ़ होगी पेशेंट को, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो है साथ में पेशेंट को जो है बाकी चीज़ें भी आ सकती हैं, जिसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, मतलब हार्ट भी इन्वॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो हमारे लंग्स के पास है। नीचे हमारा लिवर है, उसकी इन्लार्जमेंट हो सकती है, ठीक है। पेरिटोनियम में है तो एसाइड्स हो सकता है, एडिमा और चेस्ट पेन, ठीक हो गया। ये इसके सिम्टम्स होते हैं हमारे न्यूमोकोनियोसिस के। मीन फैट के ये सिम्टम्स आपके सबके साथ कॉमन होंगे, सार्कोइडोसिस, सिलिकोसिस, ठीक है, एंथ्राकोसिस वगैरह के साथ। न्यूमोकोनियोसिस की सबकी पैथोजेनेसिस सेम ही होती है कि जी हमारे वो पार्टिकल्स अंदर आ गए और एल्वियोलर मैक्रोफेजेस उनको खा लिया और उन्होंने जी फाइब्रोसिस को एक्टिवेट करवा दिया। जो हमारे हैं फाइब्रोब्लास्ट, उनकी वजह से वहाँ पे फाइब्रोसिस हो गई। अब सिलिकोसिस जो होता है वो हमारे पास सिलिका डस्ट, ठीक है, उसको लेने की वजह से होता है। और मतलब सिलिका जो होता है क्रिस्टलाइन सिलिका, उसकी इन्हेलेशन की वजह से होता है। ये हमारे पास सैंड ब्लास्टिंग जो हार्ड रॉक माइनिंग में काम कर रहे होते हैं उनके अंदर होता है। इसमें हमारे पास दो तरह की फॉर्म्स हो सकती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स हो सकती हैं सिलिका की, या एमॉर्फस हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे पास क्रिस्टलाइन जो होती है ना फॉर्म्स, ये ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं। और क्वार्ट्ज जो है ये सबसे ज़्यादा मोस्टली हमारे पास इन्वॉल्व होता है सिलिकोसिस कॉज करने में, ठीक हो गया। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उसी तरह जब हम इनको इनहेल करेंगे मैक्रोफेजेस उनको खा लेंगे और उसकी वजह से क्या होगा, हमारे इंटरल्यूकिन फैक्टर वगैरह रिलीज़ होंगे, फाइब्रोब्लास्ट एक्टिवेट हो जाएंगे और हमारी जो लंग है उसकी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है कि वो बता रहे हैं कि व्हेन मिक्सड विद अदर मिनरल्स क्वार्ट्ज हैज़ बीन ऑब्जर्व टू हैव अ रिड्यूस फाइब्रोजेनिक इफेक्ट। इन्होंने इटैलिक्स में लिखा हुआ था, उसको मैंने रीड कर लिया, नॉट सो इंपॉर्टेंट। उसके बाद मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आएगा, ये इसकी ग्रॉस पिक्चर होती है। आपको ये लंग नज़र आ रहा है, कहाँ से खराबी नज़र आ रही है, अपर जोन में, ठीक है। तो उसकी लोकेशन कहाँ होती है, अपर लोब ऑफ द लंग, ठीक है, वहाँ पे इसकी लोकेशन होती है। और वहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा होता है, ये सारा आपको एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास सिलिकोटिक नोड्यूल्स होते हैं जो आपको ब्लैक कलर के नज़र आते हैं अपर जोन्स ऑफ द लंग में, ठीक है। और इसकी माइक्रोस्कोपी में आपको क्या नज़र आएगा, इन्होंने पिक्चर बहुत अच्छी दी हुई है कि आपके पास जो है कोलेजन जो होगा ना वो इस तरह से अरेंज होगा, कॉन्सेंट्रली अरेंज होगा, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में। देखें ये वाला रीजन है, यहाँ पे आपको जो है ये वर्ल्ड पेरेंट्स मिलेगी कोलेजन फाइबर्स की, और उसके इर्द गिर्द आपको जो है मैक्रोफेजेस मिलेंगे, ठीक है। जो मैक्रोफेजेस होते हैं ना वो इसके इर्द गिर्द होते हैं। तो इस तरह से वर्ल्ड पेरेंट्स ऑफ कोलेजन जो है इस तरह से होती है, कॉन्सेंट्रली अरेंज्ड हाइलाइज्ड कोलेजन फाइबर्स। तो ये एक्चुअली हमारे पास हुई होती है हमारे जो है इसकी मॉर्फोलॉजी में। तो आपको ग्रॉस और माइक्रोस्कोपी याद रहनी चाहिए। और इसकी जो सिलिका पार्टिकल्स होते हैं वो बायोरेफ्रेंजेंट होते हैं। और इसके अलावा यह है कि हमें फाइब्रोसिस मिलेगी ऑब्वियसली, और मैक्रोफेजेस मिलेंगे इसमें हमें, ठीक है। डस्ट लेडन मैक्रोफेजेस मतलब कि उन्होंने हमारे सिलिका को खाया होगा, वो वाले मैक्रोफेजेस हमें मिलेंगे। एस्बेस्टोस में से जो जस्ट आपने यही चीज़ करनी है कि हमें जो एस्बेस्टोस बॉडीज़ मिलती हैं इसमें। बाकी इसका हमने जो है ना मीज़ोथीलियम में हमें देख लिया था एस्बेस्टोस के बारे में। अच्छा, इसमें देखिए कि ये जो आपके पास एस्बेस्टोस बॉडीज़ होती हैं ये क्या होती हैं एक्चुअली, कि ये हमारा मैक्रोफेज है ना फॉर एग्जांपल, तो ये हमारे एस्बेस्टोस फाइबर्स को खा लेता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि ये जो इसकी फेगोलाइसोसोम की फॉर्मेशन नहीं होने देता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा एस्बेस्टोस फाइबर होता है ना वो बाहर आ जाता है,
ठीक है, बाहर आ जाता है और मैक्रोफेज के अंदर से ना मतलब उसको हरा के बाहर आ जाता है, मीन्स दैट उसको मैक्रोफेज को जो है ना नहीं खाने देता खुद को। और इसकी वजह से क्या होता है कि मैक्रोफेज के अंदर ना हमारे पास पता है फेरेटिन होता है एक, तो फेरेटिन जो होता है ना वो इसके गिर्द आके ना ऐसे एक्यूमुलेट हो जाता है फेरेटिन, ठीक है। तो फेरेटिन जब इसके गिर्द आके एक्यूमुलेट हो जाता है ना तो उसको हम कहते हैं एस्बेस्टोस बॉडीज़। मीन्स दैट के मैक्रोफेज इनको खाने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फेगोलाइसोसोम बनाने नहीं दिया उसको, एस्बेस्टोस फाइबर्स ने, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का आपको जो है अब नज़र आता है। तो इससे हम डायग्नोज करते हैं कि ये पेशेंट जो है इसको एस्बेस्टोसिस है और एस्बेस्टोस बॉडीज़ हम देखते हैं। टिपिकल इसमें बीडिंग होती है, नॉब्ड एंड्स होते हैं इसके। थोड़े से पिक्चर्स देख लें कि सिलिका पार्टिकल्स अंदर आए हमारे पास सबसे पहले और मैक्रोफेजेस ने उनको खा लिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमारे पास मैक्रोफेजेस जो है उनका मतलब उन्होंने नहीं खाने दिया सिलिका ने, तो सिलिका बाहर आ गया। उसकी वजह से क्या हुआ वहाँ पे हमारे पास जो है फाइब्रोब्लास्ट वगैरह भी वहाँ पे आ गए, फाइब्रोस टिश्यू जमा हो गया और अल्टीमेटली वहाँ पे इतनी ज़्यादा फाइब्रोसिस हो गई कि पूरा हमारे पास जो है फाइब्रोसिस हो गई और पूरा हमारा लंग जो है वो स्कार से बढ़ गया, फाइब्रोसिस से बढ़ गया। दिस इज अ पिक्चर शोइंग यू द सिलिकोसिस, इनहेल्ड सिलिका डस्ट कैन कॉज स्कार टिश्यू इनसाइड द लंग और सिलिका डस्ट गेट्स entrapped इन द एल्व्यूलाई। और ये कौन से लोब्स को इन्वॉल्व करता है? अपर लोब को, ठीक हो गया। एस्बेस्टोस के बारे में थोड़ा सा देख लें कि इसमें देखें आपको क्या नज़र आ रहा है। एस्बेस्टोस में आपको दरअसल मिलता क्या है, प्लूरल प्लेक्स मिलते हैं, ठीक है। छोटे छोटे प्लेक्स होते हैं ना, जैसे फ्लैट सी चीज़ें, तो थिक एंड हार्ड एंड प्लूरा हो जाता है। इसमें लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हमने देखा था कि मीजोथीलियोमा हो जाता है। मीन्स तो मीजोथीलियम होती है हमारी प्लूरा जो कवर कर रही होती है एक्चुअली, वो हमारे पास वहाँ पे कैंसर हो जाता है। और डायफ्राम में भी हमें प्लेक्स मिलते हैं। एस्बेस्टोसिस मीन्स के वहाँ पे हमारे पास स्कैरिंग हो जाती है, मीन्स फाइब्रोसिस हो गई होती है, तो इस तरह का लंग हमें एस्बेस्टोस में मिलता है। एस्बेस्टोसिस और सिलिकोसिस में क्या डिफरेंस है कि एस्बेस्टोसिस हमें जो है लंग के नीचे वाले हिस्से में मिलता है, जबकि सिलिकोसिस हमें जो है लंग के ऊपर वाले हिस्से में मिलता है, ठीक हो गया। अब एस्बेस्टोस में जो फाइब्रोसिस होती है वो डिफ्यूज्ड होती है और सिलिकोसिस में हमें नोड्यूल्स की फॉर्म में मिलती है, ठीक है क्या, नोड्यूल्स की फॉर्म में, नोड्यूल्स बने होते हैं सिलिकोटिक, ठीक है। और इसके अलावा जो याद करने वाली चीज़ है वो यही है कि डिफरेंस के एस्बेस्टोस फाइबर्स होते हैं इसमें, हमारे पास यहाँ पे सिलिका डस्ट होती है, ठीक है। एस्बेस्टोसिस में यही होता है कि कैंसर भी कॉज होता है, सिलिका में नहीं हो सकता। तो ये सारे डिफरेंसेस थे। और माइक्रोस्कोपी में हम देखें तो एस्बेस्टोस में हमें एस्बेस्टोस बॉडीज़ मिलती हैं, जबकि सिलिकोसिस में हमें जो है वो मिल रहा होता है, वर्ल्ड अपेयरेंस होती है कोलेजन फाइबर्स की। उसके बाद हम छोटा सा टॉपिक एक कर लेते हैं, पल्मनरी इयोजिनोफिलिया। मीन्स दैट कि हमारे लंग्स के अंदर जो है ना इयोजिनोफिल्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। इयोजिनोफिल्स आपको ऐसे नज़र आते हैं ना, बायलोब स्ट्रक्चर ऐसे, ठीक है। सो मैंने आपको ये भी बताया था कि दो ऐनक इन्होंने ऐनक लगाई होती है, ग्लासेस पहनी होती हैं और इंटरल्यूकिन 3 और इंटरल्यूकिन 5 इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो होता क्या है कि एक्चुअली हमारे जो एयरवेज होते हैं ना, मतलब जो भी रास्ता होता है सारा, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, सारे एयरवेज में एल्वुलाई में और इंटरस्टिशियम में हमें बहुत ज़्यादा इयोजिनोफिल्स जब मिलते हैं ना तो उसको हम कहते हैं पल्मनरी इयोजिनोफिलिया। अब वो किस केस में होते हैं? एक तो केस आपको पता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई पैरासाइटिक डिजीज़ होती है तो उसकी वजह से इयोजिनोफिलिया हो जाता है। सो वो जो केस होता है ना जिसमें पैरासाइट्स की वजह से इयोजिनोफिलिया होता है उसको हम ट्रॉपिकल इयोजिनोफिलिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें पैरासाइट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आता है सिंपल, अगर ऊपर से बात करें, एक्यूट इयोजिनोफिलिक निमोनिया विद रेस्पिरेटरी फेलियर, ये हो सकता है। मीन्स दैट के हमारे पास एकदम से जो है इयोजिनोफिल्स का काउंट हो गया किसमें, इंक्रीज़ निमोनिया के अंदर, जिसकी वजह से साथ ही रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। इसमें होता क्या है, साथ में फीवर होता है, डिस्निया, हाइपोक्सिया और हमारे पास जो है डिफ्यूज पल्मनरी इन्फिल्ट्रेट्स हमें नज़र आ रहे होते हैं और ये सब कुछ, ठीक हो गया, ये हमारे पास हो गया। इसके अलावा सिंपल पल्मनरी इयोजिनोफिलिया जो आपका इंपॉर्टेंट है, लॉफलर सिंड्रोम, आपने याद रखना है कि इसमें आपको जो है वो क्या मिलता है, पल्मनरी लीजन्स मिलते हैं, आपको ब्लड में बहुत ज़्यादा इयोजिनोफिल्स मिलते हैं और इसमें जो एल्वुलर सेप्टा होते हैं वो थिक वगैरह होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात आपने याद रखनी है कि लॉफलर सिंड्रोम क्यों होता है, जब आपकी बॉडी में एस्कैरिस जो आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ आपने साथ लिख देना है, एस्कैरिस लैम्ब्रिकॉइड्स का जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से हमारे पास इयोजिनोफिल ज़्यादा हो जाते हैं लंग्स के अंदर, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं लॉफलर सिंड्रोम, ठीक होगा। ट्रॉपिकल मैंने आपको बता दिया, पैरासिटिक इन्फेक्शन में ज़्यादा होता है। सेकेंडरी इयोजिनोफिलिया कब ज़्यादा होता है, जब हमारे पास पेशेंट को पहले से एस्थमा है, ड्रग एलर्जीज़ हो गई हैं, और आपको पता है कि जब भी ड्रग की एलर्जी हो, एस्थमा हो, तो उसमें इयोजिनोफिल्स का काउंट ज़्यादा होता है। तो ये सेकेंडरी इयोजिनोफिलिया जो है उस केस में होता है। और इसके साथ हमारे पास चर्क स्ट्रॉस सिंड्रोम होता है। इडियोपैथिक क्रोनिक इयोजिनोफिलिया, ये वाली जो टाइप होती है ना, ये भी हमारे पास निमोनिया की वजह से होती है और इसमें हमारे पास इयोजिनोफिल्स भी हमें मिलते हैं, लिम्फोसाइट्स भी मिलते हैं।
ठीक है। और पेशेंट को साथ साथ फ़ीवर, नाइट स्वेट्स और डिस्निया वगैरह हो रहा होता है। तो इसकी आपने जो है ना क्या याद रखना है आपने कि यूज़िनोफ़िल्स होते कि मतलब ये वाला इसको कहते क्या है कि जब हमारी एयरवे में एल्वियोलाई में इंटरस्टिशियम में बहुत ज़्यादा यूज़िनोफ़िल्स हो जाए तो उसको हम कहते हैं पल्मोनरी यूज़िनोफ़िलिया। और इसकी टाइप्स होती हैं जिसमें आपने याद रखना है ट्रॉपिकल जो है पैरासाइट्स के केस में होता है, सिंपल जो होता है लॉफलर सिंड्रोम उसमें एस्केरिस लेप्टोकॉइड्स की वजह से होता है, सेकेंडरी जो होता है अस्थमा वाले पेशेंट्स वगैरह में होता है, ड्रग एलर्जिस वगैरह में होता है। और इडियोपैथिक जो होता है इसमें हमारे पास एक्चुअली जो है पेशेंट के अंदर जो है वो निमोनिया के अंदर ये वाला केस होता है। निमोनिया में 2 किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं, एक्यूट वाले और जो है इडियोपैथिक। अच्छा, उसके बाद जो है हम कैसे चेक करते हैं इसको, ब्लड टेस्ट कर लेते हैं, ब्लड में हमें ज़्यादा यूज़िनोफ़िल्स मिलते हैं, स्पूटम टेस्ट कर लेते हैं उसमें हमें मिल जाते हैं, और ब्रोंकियल बायोप्सी कर लेते हैं जिसमें हमें ये यूज़िनोफ़िल काउंट ज़्यादा मिलता है। दिस इज़ एक्चुअली द यूज़िनोफ़िल। एंड जब बहुत ज़्यादा इस तरह के यूज़िनोफ़िल्स हमारी लंग्स में हो जाएँ, इंटरस्टिशियम में, एयरवे में, एल्वियोलाई में, दैट इज़ एक्चुअली टर्म्ड एज़ द पल्मोनरी यूज़िनोफ़िलिया। बाकी हम लास्ट लेक्चर अगला वाला इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसके बाद। दैट्स इट अबाउट इट।